So hi everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing great. I am also feeling better than before. So I thought of making this video ताकि मैं आप लोगों की कुछ थोड़ी बहुत हेल्प कर पाऊँ. तो चलिए आज के इस वीडियो में बहुत अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे एसएससी एमटीएस की रिवीजन स्ट्रैटेजी के बारे में. तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज से अगर आप काउंट करोगे तो आपके पास 25 डेज़ ही बचे हुए हैं. तो इन 25 डेज़ में आपको क्या करना है कि रिवीजन पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है. अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो आपने अभी तक जो भी मेहनत करी है सब वेस्ट चला जाएगा. आप खुद ही सोच कर देखो कि आपके पास आपके सामने एक क्वेश्चन आया है और आप स्क्रीन पर उस क्वेश्चन को देख कर के ये सोच रहे हो कि ये क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा था, लेकिन इसका आंसर क्या था. ठीक है, ये थॉट आपके मन में ना आए. और सभी क्वेश्चंस देखो, एक दो क्वेश्चंस के साथ ऐसा होना दैट्स फाइन, वो तो होगा ही. लेकिन अब सारे क्वेश्चंस के साथ आप एग्ज़ाम हॉल में बैठ करके सोचोगे कि ये तो मैंने पढ़ा था बट अभी मुझे याद नहीं आ रहा, तो फिर ये आपकी गलती होगी. क्यों? क्योंकि आपने अच्छे से रिवाइज़ नहीं करा. तो रिवाइज़ करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो और जब आप बच्चे भी थे तब भी आपने अगर रिवाइज़ करके एग्ज़ाम दिया होगा तो आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा. अगर आपने रिवाइज़ नहीं किया होगा तो आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया होगा. और ये तो आप जान रहे हो ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, तो आपको रिवीजन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है. तो चलिए समझते हैं कि आपको रिवाइज़ कैसे करना चाहिए, कैसे क्या कुछ तरीके आप लोग अपना सकते हैं जिससे कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी रिवाइज़ करने में. तो यस, 25 डेज़ बचे तो हैं. बात कर लेते हैं टाइम ड्यूरेशन की, क्योंकि कुछ बच्चे सोचेंगे कि मान लो मेरा एग्ज़ाम बाद में रहा तो मैं आराम से अभी पढ़ता हूँ तो मेरा काम चल जाएगा. या फिर मान लो कुछ टाइम के बाद जब आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे तब आप सोचोगे अरे मेरा तो एग्ज़ाम लास्ट में है, चलो 1 महीना बाद तैयारी शुरू करते हैं. तो ऐसा आप मत करना, क्योंकि गिन चुन के ही कुछ दिन हैं. तो आप ऐसा मान के चलो कि आपका 30 सितंबर को ही एग्ज़ाम स्टार्ट है. ठीक है, उसके बाद जितने भी दिन आपको मिल रहे हैं वो आपका क्या हो गया, बोनस हो गया. आपका वो बोनस इस तरह से हुआ कि आप क्या करोगे, 30 सितंबर का जैसे एग्ज़ाम होगा, सब जैसे एग्ज़ाम कंप्लीट होगा, फर्स्ट डे का जो एग्ज़ाम कंप्लीट होगा, सभी यूट्यूब पर बैठ करके देखोगे कि एनालिसिस वीडियो देखोगे कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आया. पता तो चल जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं. टॉपिक सारे वही रहेंगे, स्टैटिक जीके वाले टॉपिक रहेंगे. जो भी सब्जेक्ट से इंपॉर्टेंट जो टॉपिक रिपीट होते हैं वही सारे टॉपिक रहेंगे. फिर लेकिन आपको वो उस टाइम में आपको तुरंत पता चल जाएगा कि हाँ चलो इससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, करंट अफेयर्स में ये टॉपिक पूछा जा रहा है. तो आपको उस टाइम वो उस चीज़ के लिए टाइम मिल जाएगा अलग से अच्छे से कि आप वो उन सारी टॉपिक्स को कंप्लीट कर पाओ. क्योंकि कहीं ना कहीं वो टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एक शिफ्ट में जिस तरह से क्वेश्चन बन रहा है तो वो क्या कोशिश करते हैं कि सभी शिफ्ट में क्या रहे, एक उसी तरह का बैलेंस्ड अप्रोच वो लोग लेते हैं ना. तो यस, यहाँ पे हम लोग यही समझ के चलेंगे कि हमारा एग्ज़ाम आगे स्टार्टिंग डेट में रहेगा तो हमें डिप्रेस भी नहीं होना, और लास्ट टाइम में रहेगा तो हमें बहुत ज़्यादा ऐसा एक्साइटेड और खुश भी नहीं रहना. नॉर्मलाइजेशन अपना काम कर ही देगी, सबको इक्वल लेवल पर ला देगी. ठीक है, सो ये सब चीज़ बिल्कुल सोचना नहीं है. और बिल्कुल माइंड को भी बिल्कुल रिलैक्स ऐसे रखो. कुछ ज़्यादा मत सोचो कि एग्ज़ाम है, बहुत ज़्यादा डर गए हम, तो ऐसा कुछ नहीं करना है. 25 दिन जो अभी हैं बहुत अच्छे से अभी भी पढ़ोगे तो आपका, अगर अच्छे से प्रिपरेशन नहीं हो पा रही है तो अभी वो अच्छे से होने लगेगी. ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं. उससे पहले आई होप कि आपने अभी तक 60 to 70% जो सिलेबस है कंप्लीट कर लिया होगा. आपने कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ लिए होंगे, स्टैटिक जीके कंप्लीट किया होगा, इंग्लिश में आपने ग्रामर सेक्शन कंप्लीट किया होगा, रूल्स पढ़ लिए होंगे, वोकैब कुछ कंप्लीट करा होगा. ठीक है, कुछ मान के चलती हूँ कि आपने कुछ टॉपिक्स हैं जो आपने नहीं कंप्लीट करे. ठीक है, स्टैटिक जीके के मान लेते हैं कि 4-5 टॉपिक आपने बुक्स ऑथर्स नहीं पढ़े, आपने फोक डांसेस नहीं पढ़े, आपने फोक म्यूज़िक नहीं पढ़ा, कुछ टॉपिक आपने उसमें नहीं पढ़े आपने, और कुछ टॉपिक आपने इंग्लिश में भी नहीं पढ़े. तो जो न्यू टॉपिक्स हैं उनको भी इन्हीं 25 दिनों में आपको कंप्लीट करना है, रिवाइज़ करना है. और जो आपने अभी तक पढ़ रखा है उसको भी इसी में ही क्या करना है, रिवाइज़ करना है. तो अब आप ये कैसे करोगे, कैसे बैलेंस एक बनाओगे. ओके, तो चलिए हर दिन का एक रूटीन हम लोग डिस्कस कर देते हैं. मैं कर देती हूँ अपने साइड से, जिससे कि आप लोगों को आसानी होगी फिगर आउट करने में कि कैसे आपको बैलेंस करनी चाहिए चीज़ें. कई बार हमें ना बुक खोल करके बैठते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि अरे यार मुझे आज पढ़ना क्या है, आज रिवाइज़ क्या करूँ मैं, इसी में बीत जाता है ना 1 घंटे, यही सोचने में चले जाते. क्यों होता है? क्योंकि हम कोई प्लान बना कर नहीं चलते. तो एक रूटीन और एक छोटा सा प्लान मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आप लोगों को ऐसे करना चाहिए, तो आपको हेल्प होगी एंड आप उसको इन्हेंस कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग. तो यस,
यहाँ पे हम लोग जान रहे हैं कि इंग्लिश और जीएस दोनों से हमारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो इंग्लिश के लिए आपको क्या करना है कि 2 घंटे आपका देख लो। अब इंग्लिश है और जीएस है, तो जीएस तो सब कोई का कि कम ही रहता है, ठीक है। लेकिन अगर इंग्लिश में आपका बहुत अच्छा फिनोमिनल स्कोर आता है कि 25/25 बिल्कुल आता है, तो आपको इंग्लिश को बहुत ज़्यादा ऐसे रिवीजन करने के लिए टाइम नहीं देने की ज़रूरत है। आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जीएस पे ही देना। लेकिन अगर आपका दोनों में ही एक जैसा हाल है, तो आपको क्या करना है कि इंग्लिश पे भी 2 घंटे रिवीजन के लिए देने हैं, या फिर कहो एक्टिव पूरा पढ़ने के लिए देना है, एंड जीएस के लिए भी आपको 2 घंटे रिवीजन पर देने हैं, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे कि टॉपिक सेग्रीगेट कर लोगे कि जो भी न्यू टॉपिक्स मुझे पढ़ने हैं वो एक तरफ रख दिया, ठीक है, और जो भी रिवीजन करने हैं वो एक तरफ रख दिया। रिवीजन करने के लिए आपको इंग्लिश में देने हैं 2 घंटे और जीएस में भी आपको देने हैं 2 घंटे, ठीक है। 4 घंटे रिवीजन के लिए निकाल लिया हमने। अब न्यू टॉपिक्स पढ़ने के लिए आप क्या करो कि 1 घंटे इंग्लिश में कोई न्यू टॉपिक पढ़ लो और जीएस में 1 घंटे कोई न्यू टॉपिक पढ़ लो, ठीक है। तो 3 घंटे हो गए, 6 घंटे हो गए। इसके बाद आपको हर दिन एक क्या देना है, मॉक भी लगाना है। तो यहाँ पर हमारा वही 6-7 साढ़े 7 घंटे का रूटीन बन जाता है। अब इस 7-7.5 घंटे को आपको बहुत ही प्रोडक्टिवली पढ़ना है। ये नहीं कि हम बस ऐसे टाइमर लगा के हम बैठ गए 7 घंटे का एक साथ और हम कुछ पढ़ भी नहीं रहे हैं और ऐसे ही हमारा चल रहा है और हम सोच रहे हैं कि हमारा तो रिवीजन हो गया। तो वैसे नहीं हो पाएगा। वैसे क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये एग्ज़ाम हो या कहीं का भी कुछ भी एग्ज़ाम हो, रिवीजन हमेशा एक्टिव माइंड से होता है। आपको क्या करना है कि आपने सेग्रीगेट कर लिया टॉपिक कि न्यू जो भी मुझे टॉपिक पढ़ना है। आप देख लो कि 25 डेज़ में कैसे आप उसको कंप्लीट करोगे। हर दिन का एक टारगेट बना लो और हर दिन उसमें क्या किया करो कि आप टिक करो कि हाँ ये मैंने पढ़ लिया, तो आज का ये मेरा टारगेट कंप्लीट हो गया, ये मैंने रिवाइज़ कर लिया, ये न्यू टॉपिक मुझे पढ़ना था, ये मैंने पढ़ लिया। और न्यू टॉपिक पढ़ने के बाद भी उसको ऐसा पढ़ना कि जिससे कि आपको फिर ऐसे रिविज़न करने की ज़रूरत ज़्यादा ना पड़े। ओके, तो यहाँ पे हमने बात कर ली रिवीजन पर कितना टाइम देना, न्यू टॉपिक को पढ़ने पे कितना टाइम देना है। हर दिन एक मॉक लगाइएगा, अच्छे से उसको एनालाइज करिएगा। तो इस तरह से आप लोग अच्छे से रिवाइज़ कर पाओगे। जो भी मॉक में आप लोगों का जो भी टॉपिक नहीं बन पा रहा है, जिस टॉपिक से भी क्वेश्चंस आपके सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, उसको कंप्लीट करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। एंड आपको रिवीजन जो करना है, जो आपने पढ़ा, नोट्स जो भी आपने PDF सेव करके रखी उनसे तो पढ़ना ही है। आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी पढ़ना है। जैसे आपने सोचा कि आज मैं बायोलॉजी को क्या करूँगा, रिवाइज़ करूँगा, ठीक है। बायोलॉजी से भी क्वेश्चन आते हैं, फाइलम से क्वेश्चन आते हैं, आपके किंगडम से क्वेश्चन आते हैं, एनाटॉमी से आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये सब आप क्या करोगे, रिवाइज़ आपको करना है। आपको नहीं कुछ भी समझ में आया ना कि आपके पास कोई नोट्स नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो ना, 1 शॉर्ट लेक्चर देख लो, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड किसी ने भी कराया हो। परमार सर का आप देख सकते हो, बहुत अच्छा चैनल है और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो आप उससे सिंपली कर सकते हो। या आप क्या कर सकते हो कि जो भी PDFs हैं टॉपिक वाइज क्वेश्चंस सब्जेक्ट वाइज जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, वो सारे आप लोग इस तरह से रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होते हैं, आपका रिवीजन भी हो जाएगा एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी साथ में कंप्लीट हो जाएंगे इस तरह से। ओके, तो थोड़ी तो मेहनत लगती है। देखो, न्यू टॉपिक पढ़ने में तो चलो सबको ही मज़ा आता है ज़्यादा, जहाँ पे हमें स्ट्रेस ना लेना पड़े। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रिवाइज़ कर रहे हैं। तो रिवीजन करने में थोड़ा सा हमें अपने ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के चलनी होगी कि हम जो भी रिवाइज़ कर रहे हैं वो हमें याद हो और एग्ज़ाम हॉल में हम उससे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। इसके लिए रिवीजन करते टाइम आप लोग क्या रखोगे, अपना जो आपका स्लगिश माइंड है, बहुत ज़्यादा जो वैंडरिंग जो करते रहता है ना, घूमता रहता है इधर उधर, उसको एक जगह पे लाना है और बहुत ही एक्टिव तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। आप क्या करोगे, आपने कॉपी लिया, ठीक है, जो भी आपने लिख के रखा है, जो भी आपने नोट्स बनाया, मान लेते हैं हम कि बुक्स एंड ऑथर्स का आपका नोट्स बना हुआ है, ठीक है। आप क्या करो, जोर जोर से पढ़ते जाओगे और जोर जोर से पढ़ कर याद करोगे आप, ठीक है। उसके बाद एक बार आपका जब हो जाए तो ऐसे करके उंगली से एक साइड ढक देना आप लोग। उसके बाद देखो कि आप लोग सही बोल पा रहे हो या नहीं। तो बिल्कुल जैसे छोटे बच्चे याद करते हैं ना, वैसे ही याद करो, बहुत ही फन वे में याद करो और खुश हो। मतलब याद करने के बाद है ना, खुद को ऐसे फील कराओ कि हाँ कुछ अचीव मैंने कर लिया, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो बिल्कुल स्ट्रेस लेके नहीं पढ़ना है। रिवीजन करने में तो मज़ा ही आएगा, जो भी आपने पढ़ा है। देखो, जब हम न्यू चीज़ें पढ़ते हैं तो थोड़ा सा वो समझना डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन दोबारा जब हम रिवीजन कर रहे होते हैं तो भले वो याद करने में ये होता है, लेकिन वो फिर भी क्या होता है, ईजी होता है कंपेयर टू फर्स्ट टाइम,
क्यों? क्योंकि आपने एक बार क्या कर रखा है, उन चीज़ों को पढ़ रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे समझ आ गया एक्टिव माइंड से रिवाइज़ करना, बोल बोल कर रिवाइज़ करना। मैं क्या करती थी कि शाम के टाइम में या फिर मान लो लाइट कट गई तो छत पर ही निकल करके पीडीएफ से ही घूम घूम करके पढ़ना, एकदम बोल बोल करके पढ़ना है, जिससे कि ये जो आपका माइंड है यहीं पर रहे, जो पढ़ाई आप कर रहे हो वहीं पर रहे। ठीक है, तो आई होप ये वाली जो टिप है वो ज़रूर आपको हेल्प करेगी। अगर आप अभी तक यूज़ नहीं करते थे इस चीज़ को कि बोल बोल करके पढ़ना है, घूम घूम कर याद करना है, ये सब नहीं करते तो किया करो, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा एंड इम्प्रूवमेंट ज़रूर देखने को मिलेगी। ओके, तो रिवीजन पर हमने बात कर लिया। जो टॉपिक्स नहीं हो पा रहे हैं बस उसको आपको स्ट्रॉन्ग करना है। ये मत करना कि कोई टॉपिक है जो आपने 100 बार पढ़ रखा है, ठीक है, जैसे कि मेरे साथ क्या होता है कि जो हिस्ट्री है, ठीक है, कुछ टॉपिक्स मैंने बहुत बार पढ़ रखे हैं, बट मैं इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ उन सभी टॉपिक्स में, मेरे को मन करता है कि मैं रिवीजन कर रही हूँ तो मैं चलो वो वाला तो कर ही लेती हूँ, सबसे पहले उसी से स्टार्ट करती हूँ। तो ये मत करिएगा, ये गलती आप करोगे तो आप अपना टाइम वेस्ट करोगे। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने को आपको, लेकिन ये भी मत करना कि बहुत सारी न्यू टॉपिक्स हमने उठा लिया, बहुत ज़्यादा हम उस तरह से पढ़े। बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड पढ़ो, हर दिन एक मॉक लगाओ, अच्छे से उसको एनालाइज करो। एंड यहाँ पे एक चीज़ को मैं एड्रेस करती हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि जो भी इंग्लिश के लिए स्पेशली मैं बोलना चाहूँगी कि इंग्लिश में जो भी टॉपिक आपसे क्वेश्चन नहीं बन पाते, जहाँ पे मार्क्स आपके नहीं बन पा रहे हैं, सॉरी, आप जहाँ पे सही नहीं बना पाते हो, तो उस टॉपिक को आप क्या करो ना कि 2-3 दिन लगातार वही टॉपिक करो। जैसे कि मान लो क्लोज टेस्ट आपसे नहीं हो पाता, ठीक है, आप 5 बनाते हो, उसमें 3 आपके गलत हो जाते हैं, ठीक है, आपके 2 ही सही हो रहे हैं, या फिर मान लो कि कभी 4 सही हो जाते हैं, कभी चारों गलत हो जाते हैं। इस तरह की जब कंडीशन है ना, तो आपको क्या करना चाहिए, 3-4 दिन आप लगातार, पता है क्या करो, क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस करो। अब हर टाइम आप क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस जब कर लोगे 3-4 दिनों में, तो आपको एक पैटर्न और आपका एक माइंडसेट और एक इंसाइट आपको समझ में आ जाए कि आखिर क्लोज टेस्ट कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आई थिंक बहुत हेल्प करेगी आपको। ये सेम चीज़ गोज़ विथ किसके साथ कि आप जो भी वोकैब पढ़ रहे हो, वो कैब को भी करने के लिए आप ऐसे कर सकते हो। देखो यहाँ पे एक मैं क्वेरी ले लेती हूँ कि वो कैब को कैसे कंप्लीट करें, ठीक है, जो भी बिल्कुल नॉन इंग्लिश बैकग्राउंड से उनके लिए। ठीक है, तो आप क्या करो ना कि जो भी वोकैब सेक्शन है, ठीक है, वोकैब सेक्शन में आपका OWS, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स, फ्रेजेस और स्पेलिंग्स, इन तीनों पर आप बहुत अच्छे से कमांड कर लो। ऐसे कमांड कर लो कि इनसे क्वेश्चन आपका कभी रहे ना। ठीक है, कहीं से भी ऐसे पूछ ले, किसी भी मतलब कि प्रीवियस से क्वेश्चन सभी को आप कंप्लीट करने की कोशिश करो और बहुत अच्छे से कर लो। जैसे कि ब्लैक बुक कंप्लीट कर लो, ठीक है, जो भी आपके नीतू मैम की जो बुक है या फिर कुछ जो रिसेंट PYQs है उनको कंप्लीट कर लो। तो ये आप अगर कंप्लीट कर लोगे तो 3 चीज़ों पर तो आपका बिल्कुल कमांड बन जाएगा। उसके बाद आपको साइनो और एंटो को कंप्लीट करना है। साइनो एंटो को आप लोग कैसे करोगे, साइनो एंटो को करने का बस 2-3 तरीका है। एक तो आप रट सकते हो उसको, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ याद करने को है नहीं, रट सकते हो। दूसरा चीज़ हो गया कि आप निमोनिक से कुछ उसमें निमोनिक की हेल्प से आप कर सकते हो। जैसे कि एक चैनल है देसी पढ़ाकू, जो कि मैंने आपको पहले भी सजेस्ट किया था, तो उससे भी आप कर सकते हो। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, रिपीटेशन कर सकते हो। रिपीटेशन कहने का मतलब है कि वही वाली चीज़ जो क्लोज टेस्ट के टाइम मैंने बताया आपको अभी जस्ट, कि आप क्या करो ना कि 3-4 दिन बस साइनो पढ़ो। ठीक है, आप 1 घंटे अगर वोकैब को दे रहे हो तो हर दिन क्या करो ना कि साइनो पढ़ो। तो क्या हुआ ना कि आपको 3-4 दिनों के बाद ना आपको मतलब जब आप मॉक में सॉल्व करोगे तो आपको एक तो वही सारी चीज़ें रिपीट होगी, और रिपीट करते करते क्या हो जाएगा कि आपको है ना बहुत सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग उस पर भी, वोकैब पर भी कमांड कर सकते हो। तो आई थिंक आई एम क्लियर। यहाँ तक तो हमने अच्छे से सब कुछ डिस्कस कर लिया। बस यही सारी बातें थी जो आपको ध्यान रखना है। 25 दिन देखोगे तो कुछ भी नहीं है, और अगर अच्छे से यूज़ करोगे तो बहुत कुछ है। तो अपने पर ही आपको विश्वास रखना है। आपका कंपटीशन अब से ही है। कुछ मत सोचो कि इतने फॉर्म भरेंगे, इतने लोग देंगे, इतना कट ऑफ जाएगा, दिस दैट, सब कुछ छोड़ दो। ठीक है, बस ये सोचो कि मेरे हाथ में जो है वो मैं अभी करता हूँ, और ये जो भी मैं बात बोल रही हूँ सिर्फ इस एग्ज़ाम के लिए नहीं है। आप जो भी एग्ज़ाम देने वाले हो, SSC CGL दोगे, CHSL दोगे, सबके लिए जो भी आप ये सारी चीज़ें पढ़ोगे सब आपको हर एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि ये जो भी बात मैं बोल रही हूँ कि सिर्फ ये MTS के लिए ही है, सारे एग्ज़ाम्स के लिए। और यही हमारा पढ़ने या याद करने का भी तरीका होता है कि हम एक्टिव माइंड से याद करें, बोल बोल कर याद करें। ठीक है, तो इससे ज़्यादा बेटर हमें याद होता है। तो
आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। अगर किसी तरह की और कोई क्वेरी हो, कुछ समझ ना आ रहा हो या फिर किसी भी ट्रबल से आप लोग गुजर रहे हो, तो आप कमेंट सेक्शन में आराम से शेयर करो, ठीक है। फील फ्री टू आस्क एंड शेयर। तो यस, इस वीडियो के एंड में मैंने सोचा था कि मैं थोड़ी सी हेल्थ अपडेट आपको दे देती हूँ। तो मुझे ऐसा हुआ था ना कि दवाई खाने के बाद भी मतलब मेरा फ़ीवर बिल्कुल उतर नहीं रहा था। मतलब 2-3 दिन ऐसे ही सारी चीज़ें चल रही थी, खांसी बहुत ज़्यादा हो गई थी एंड अभी भी मेरे को बहुत अंदर से ऐसे इम्यूनिटी नहीं लग रही, मैं सांस ना खींच कर थोड़ा बोल रही हूँ। तो अगर आज की वीडियो थोड़ी इधर उधर रही हो तो सो सॉरी फॉर दैट। बस यही बोलना था। एंड आप लोगों के बहुत सारे और बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स आए, इतने मैं सच बोलूँ तो रियल लाइफ में जिनको मैं एज पर्सन भी जान रही हूँ, तो उन्होंने भी बहुत ऐसा ज़रूरी नहीं समझा कि एक बार गेट वेल सून बोल दूँ। बट यू गाइज आर जस्ट ऑसम। आई एम रियली ब्लेस्ड टू हैव यू ऑल। आप लोगों ने इतने प्यार से गेट वेल सून लिखा, मैं मतलब आई वॉज लिटरली इन टीयर्स ऑलरेडी। एक तो तबीयत भी ख़राब थी और इतना आप लोगों का प्यार देखकर बहुत अच्छा लगा। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। मेरे साइड से आपको अगर कोई भी हेल्प चाहिए होगी तो आप लोग प्लीज़ ज़रूर बताना, मैं उसके रिगार्डिंग वीडियो बनाऊँगी। एंड येस, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। बाय बाय, टेक केयर।